टू है ना ये अपना चैप्टर 2 क्लास 12 ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जो मैंने ये 3-4 क्वेश्चन के इनके मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है। ऑप्शन क्या है, ये चैप्टर वैसे तो बड़ा लॉजिकल था, बड़ा बढ़िया था। अब तुम्हारी मौज है बेटा इस बार, तो बहुत ही सिंपल आएंगे केवल इसमें। तो देखते हैं इनके क्या आंसर आएंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बातें आपको बता दूं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके डोमेन रेंज क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से। लेकिन यहाँ पे इनवर्स का खेल है सारा, तो आपको पता होना चाहिए कि यार जो साइन इनवर्स एक्स होता है ना, इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से +π/2 तक। कॉस की होती है 0 to पाई, टेन की होती है -π/2 से +π/2, कॉट की होती है 0 से पाई। फिर हमारा क्या है, कॉस सेक का लेते हैं। सेक मतलब 0 to पाई और -π/2। कॉसेक का लेते हैं -π/2 से π/2 और 0। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हमने बहुत इसका तो मैंने प्रूफ तक बताए हैं, आप लोग अगर चैप्टर 2 का इंट्रो देखते हैं तो। लेकिन अब कहाँ बच्चे पढ़ेंगे, अब तो बच्चे केवल ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे और वो भी बहुत ही सिंपल आएंगे। इस चैप्टर से तो बहुत सिंपल आने वाला। अब देखते हैं। अच्छा, tan इनवर्स √3 का आंसर क्या आएगा। अब 4 ऑप्शन देता है, मैं तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया, उनका सीधे सॉल्व करेंगे। एक दो बताऊंगा इसमें से, एक ये बताऊंगा और एक ये बताऊंगा। देखिए tan इनवर्स √3, मान लो सपोज ये थीटा होगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू √3। अच्छा, थीटा में tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की। tan 60 बोले तो π/3। तो अभी तक 10th क्लास तक, मतलब 11th में भी हम लोग ऐसा करते, tan से tan हटा के बोलते थीटा कितना आया π/, और वहां पे सीधे आंसर लिख देते थे। बट अब चेक करेंगे क्या tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2, ये ओपन ब्रैकेट है। ठीक है सर, तो क्या π/3 इसके बीच में आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। π/3 है जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है, जो प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच में अगर आता है तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/3। क्या चमका। चलिए अब इसको देखते हैं, कॉसेक माइनस इसको देखते हैं। ठीक है सर, कॉसेक -2/√3 इसको ले लेते हैं हम लोग थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, ये उस तरफ जाएगा तो -2/। अच्छा भैया ये बताइए पहले कि 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक 60 की। कॉसेक 60 बोले तो कॉसेक π/3। क्या चमका। अच्छा, हमने ऐसा पढ़ा है 11th क्लास में कि कॉसेक है जो बाहर माइनस, इसको हम अंदर भी लगा सकते हैं, एक ही बात होती है। अगर नहीं, जिन बच्चों को याद नहीं, याद दिला दो 11th क्लास, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता था। लेकिन कॉस के साथ जो माइनस होता था वो बाहर आके क्या हो जाता था, प्लस। क्योंकि माइनस थीटा ये हमारा 4th क्वाड्रेंट में होता है। अगर नॉलेज वाली थोड़ी सी बात करें, अगर मान लो ये थीटा है तो माइनस थीटा पक्की बात इस तरफ होगा। माइनस थीटा मतलब 4th क्वाड्रेंट में, 4th में कॉस और सेक प्लस के होते, बाकी सब किसके होते, माइनस के, ऑल शुगर टू कॉफी से। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो थीटा कितना है, -π/3। अब देखो कॉसेक, क्या ये इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मेरे भाई, देख लो बिल्कुल आ रहा है। -π/3 क्या इसके बीच में नहीं आ रहा है, -π/3 बोले तो -60, और -60 देखो -90 + 90 के बीच में, और 0 भी नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो गया, क्या बात है, क्या बात है, क्लियर है। चलिए अब इस पे देखते हैं, सेक इनवर्स -2/√3 इक्वल्स टू थीटा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू -2/√3। अच्छा, 2/√3 इसमें वैल्यू किसकी होती है, 30 की। तो 30 बोले तो π/6। क्या चमका। अब एक होशियार बालक ये सोच रहा है कि क्या सर हम इस माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कॉस और सेक में नहीं होता है, और सब में ऐसा होता है। ये 11th क्लास का भैया कंसेप्ट है। फिर सर अब इसको कैसे, और कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहा हो कि क्या रुक जाना बाबू, क्या ये सेक से सेक हट जाएगा थीटा, ऐसे नहीं करेंगे। ये तभी आप सेक से सेक हटाएंगे जब हम माइनस नहीं होगा, प्लस होना चाहिए, तो आप जुगाड़बाजी करेंगे और इस माइनस को अंदर भी ले जा नहीं सकते। तो कोई होशियार ऐसा तो नहीं है कि सर इस माइनस को यहां पे लगा दो, मजे करो, सेक से हटा दो, ऐसे नहीं कर सकते। चलिए अब जुगाड़ करेंगे। अब ये माइनस है, अब आप ये मुझे बताइए सेक किस किस क्वाड्रेंट में माइनस का होता है। तो ऑल शुगर टू कॉफी, इसमें तो साइन पॉजिटिव हो गया, तो इसमें साइन पॉजिटिव हो गया मतलब सेक नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो देख, और यहां पर भी नेगेटिव होगा, कोई सा भी एक केस ले लो। चलो सेक थीटा, क्या मैं π/6 को पाई -π/6 लिख सकता हूं, क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं। 12th क्लास के बच्चे से ये उम्मीद करता हूं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी चलो एक बार बता देता हूं। सेक पाई बोले तो
180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में सेक किसका होता है? नेगेटिव, तो माइनस आएगा। 180 है तो नो चेंज सेक का, सेक ऑफ पाई बाई 6। तो कहने का मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं। क्या चमका? तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारा? 5 पाई बाई 6। क्लियर है भैया? 5 पाई बाई 6 बोले तो 180 से तो कम ही है। अब सेक का देखो भैया कहां पर है? सेक का हमारे पास, ये सही बात है, इसके बीचों बीच में आ रहा है। 5 पाई बाई 6 0 और 180 के बीच में शायद 135 होगा, 145 होगा, कितना होगा? देख लो ना रख के यार, जो भी कुछ है। तो 135 के बीच में आ रहा है। अरे बताना भैया, तो एक्सप्रेस में अच्छे तो डाउट है सर 135 नहीं आ रहा? सेक वाले में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना ये? हम क्यों जा रहे हैं? 150 का वो होगा, बच्चों वाली बात है। 180 से तो कम ही होगा, तो इसके बीच में आ रहा है ना भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब एक होशियार वाला वो बोलेगा सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और उसकी बात भी ठीक है सर, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेक पाई प्लस पाई बाई 6। भैया वो भी बात ठीक है। देखो सेक 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट हो गए? थर्ड में। थर्ड में सेक किसका होता है? नेगेटिव। पाई है तो सेक का सेक नोचे और पाई बाई बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो इसको ऐड करो तो पाई प्लस मतलब पाई से ज्यादा है, और भैया वो इसमें तो आ ही नहीं रहा है। क्या समझ रहे हो आप बात को? सेक का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 और पाई के बीच में, मतलब 0 और 180 डिग्री के बीच में, लेकिन ये तो पाई प्लस मतलब ये 210 हो रहा है। कितना हो रहा है ये? तो इसके बीच में आएगा नहीं आएगा? तो इसलिए इसको नहीं ले सकते। क्या चमका? पक्की बात है मेरे भाई? क्लियर है? इसलिए नहीं ले सकते इसको। ये देखो यार थोड़ा फास्ट तो मैं इसलिए चलूंगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बातें, आपको चैप्टर 2 आना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करो तो ठीक है। कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ही समझेंगे, कतई समझ नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है डीप में आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। कॉस इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस √3। तो देखिए अब चलो भैया देखते हैं √3 वैल्यू किसकी होती है कॉस में? नॉट पॉसिबल। तो मैंने शायद क्वेश्चन तो नहीं कुछ वैसा लिख दिया। कॉस में √3 वैल्यू किसी की होती है? कहाँ होती है? सही बात नहीं होती। तो हो सकता है यहाँ पे 1/√1 है एस की। हाँ 10 में तो हो जाए तो 10 ही करो ना यहाँ पे। अच्छा कॉट, हाँ ये अरे बिल्कुल। अरे किसने बोला टॉर्च मारो? हाँ एकदम सही होगा, एकदम सही। कुणाल पे टॉर्च मारो या फिर √3/2। हाँ रूट नहीं सही है, सही है कुणाल, कॉट ही होगा। कोट अच्छा ओके ओके समझ गए। अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सुनो। हाँ हाँ √3 वैल्यू किसकी होती? 60 की नहीं होगी, 30 की होगी। किसकी होगी? तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्योंकि कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? √3। अच्छा क्या कॉट में माइनस अंदर जाता है? बिल्कुल जाता है मेरे भाई। तो -30 कॉट का देखो ये रहा, इसके बीच में आ रहा है। देखो कहाँ आ रहा है भाई? कॉट की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो 0 से 180 के बीच में होती है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसको आंसर नहीं लेंगे। ये इतना सन्नाटा क्यों? क्या ये बात समझ नहीं आ रही? इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉट से कॉट हटाओ, एंजॉय करो। थीटा बराबर -π, ये लिख के नहीं आ सकते। क्यों? कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए एंगल, लेकिन यहाँ तो माइनस में आ रहा है, तो ये नहीं लेंगे। फिर वही जुगाड़बाजी करेंगे, तो चलो देखो अच्छा कॉट थीटा। अब कॉट कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? तो देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है। तो कॉट पाई माइनस पाई बाई, अब आ जाएगा आंसर। देखो 180 से पाई बाई 6 मतलब 150 बिल्कुल आ रहा भैया। तो थीटा वाला कितना आ गया? 5 पाई बाई। क्या चमका? पक्की बात है। मजेदार तो क्वेश्चन अब आएंगे, तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन थे। देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन मजेदार है। चलो अब देखो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, आ गए तो हो सकता है कि आप लोग गलत करके आ सकते थे। डोमेन ऑफ द कॉस इनवर्स, ये भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर ये ओनली x होता तो आंसर अलग आता। ठीक है डियर, और देखते हैं। अब मैं दोनों का बताऊंगा कि अगर नॉर्मल x है तो क्या आएगा। इसके लिए थोड़ा सा 11वीं क्लास में हमको जाना पड़ा। बुक बंद करो, सामने देखो जल्दी से। कॉस का क्वेश्चन तो मैं कॉस का बताता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। कॉस जो हमारा फंक्शन है
इसका जो डोमेन और इसकी जो रेंज होती है, डोमेन क्या होता है कि भैया कॉस फंक्शन में आप कुछ भी रख सकते हो। अगर कहीं पे ना कॉस एक्स है ना तो इस एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, माइनस में, प्लस में, पॉइंट में, जीरो, कुछ भी रख सकते हो, कोई कंडीशन नहीं होती। इसीलिए कॉस का जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। और कॉस में आप कुछ भी पुट करो, आंसर जो आएगा वो -1 से +1 के बीच में आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ये 11वीं क्लास की बात होगी। अब आ जाओ कॉस इनवर्स की बात अगर मैं करता हूं, किसकी बात करता हूं, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। कॉस इनवर्स की अगर बात करता हूं, इनवर्स बोल तो उल्टा, अब जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। क्या चमका, मतलब अगर कहीं पे कॉस इनवर्स एक्स है तो उस एक्स की जगह आप केवल -1 और +1 के बीच में ही रख सकते हैं। और जो आउटकम आएगा, जो कॉस जो आप रखेंगे, जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, 0 से पाई के बीच में। ये रेंज हो गई कॉस। क्या बात समझ आ रही है? ये 11वीं में पढ़ा था, ये 12th में हो गया। कॉस का ये डोमेन और ये रेंज इनवर्स का एकदम उल्टा हो जाता है। क्लियर है सर? पक्की बात है भैया? अब देखो जरा, अगर क्वेश्चन में ये होता, डियर सुनो, अगर क्वेश्चन में केवल ये होता कि कॉस इनवर्स एक्स, केवल कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता, -1 से 1, तो इसका आंसर सिंपल सा -1 से 1 हो जाता। क्लियर है? लेकिन यहां पे ये नहीं दिया है, यहां पे दे दिया इन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पक्की बात है? तो एक बात तो पक्की बात है कि जो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जरूर है, बट इस x की जगह जो भी आप पुट करेंगे, जो वो तो भैया इसी के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये तो कंडीशन ही है, ये तो कंडीशन ही है। अब देखो -1, हर किसी में -1 है। देखते हैं क्या खेल है, खेल बड़ा अच्छा है। एक बात बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर ये है तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर कितना आएगा? पक्की बात है? 1.3 का आंसर कितना आएगा? 1। 1.9 का कितना आएगा? 1। 1.999 कितना आएगा? लेकिन जैसे 2 कर दिया तो क्लियर है? सही बात है ना? तो हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी, तो ये कंडीशन क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर के अब सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी? ध्यान से देखना और बताना कि हाँ सर हो जाएगी। 2 से नीचे कुछ भी रखा, आंसर हमेशा क्या रहा है, खुद देख लो। 2 से नीचे, 2 नहीं लिया, देखो 2 को मैंने इंक्लूड नहीं किया। 2 से कम मतलब 1.99, 1.99998 या 1.8, 1.4, 1.1 कुछ भी रखोगे, हर केस में आंसर कितना आएगा? तो मैं इस चीज को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के केस में? आप बताइए ना। अब आप कहेंगे सर आपने -1 को भैया क्यों नहीं छोड़ा, -1 तो है देखो वहां पे, इसको भी छेड़ना चाहो तो आप छेड़ सकते थे कि, तो मैंने कब कहा सी होगा, मैंने कब कहा सी होगा, पहली बात तो। अच्छा ठीक है, तो अब सुनो, इसका क्या है, -1 से किसके बीच में, 2 के बीच में। 2 को तो इंक्लूड नहीं किया है, किसको इंक्लूड किया है? अब ऐसा कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या चमका, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंडिया। तो ऐसे भी मिल गए। अरे रुक जाओ ना, मैं कहां भाग रहा हूं, देखो इधर, ये तो और भी मजेदार है भाई साहब, लॉजिक तो इसमें लगेगा। ये आता तो फिर दिक्कत होती ना। अब इसको देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको इसमें समझाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहां पर मैंने तो चलो कॉस इनवर्स दे दिया, क्या पता साइन आ जाए, क्या पता टेन आ जाए, चलो कॉस का तो रट्टा मार लोगे तुम कि हाँ चलो, ऐसा नहीं ना कि यही रखा क्वेश्चन आ जाएगा। मैथ्स में लॉजिक बनता है ना। तो चलो अब इस क्वेश्चन को समझो बड़े प्यार से। ये पूछ रहे कॉस का, लेकिन मैं आपको कॉस का नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताओगे आप लोग। मैं आपको साइन का समझाता हूं यहाँ पे, क्योंकि कंसेप्ट समझो। ये नहीं है क्वेश्चन, यही आएगा। पहले क्वेश्चन का मीनिंग बताता हूं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। राइट द रेंज ऑफ द वन ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। मैं लेकिन इसको आप साइन का मैं समझा रहा हूं आपको। किसका समझा रहा हूं? साइन इनवर्स एक्स का। तो ये डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो गया। डोमेन जो होता है वो -1 से +1 के बीच में रखते हैं, और रेंज होता है -π/2 से +π/2। तो ये साइन इनवर्स की रेंज है, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच है। क्या है ये? कह रहा है इसके अलावा इसको छोड़ दो। साइन इनवर्स की जो 12th क्लास में जो हमने पढ़ा है हर बुक में, वो ये पढ़ा है कि ये साइन इनवर्स की क्या है? प्रिंसिपल ब्रांच है। क्वेश्चन ये कह रहा है इस ब्रांच को छोड़ दो जो गिवन होती है, और बताओ कौन सी ब्रांच हो सकती है। तो कई सारी हो सकती हैं। तो अब देखते हैं कैसे, इसको मीनिंग समझो बड़े प्यार से समझें। देखो साइन इनवर्स एक्स की अगर बात करूं मैं, इस फंक्शन की अगर बात करूं, अच्छे से समझना, जहां डाउट हो मुझे रोकना, ठीक है सर। साइन इनवर्स, इस x की जगह पर, इस x की जगह पर आप 1 और -1 के बीच में ही वैल्यू पुट कर सकते हैं।
पक्की बात है कि ये इसका डोमेन है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 से +1, तो यही तो पुट कर सकते हैं। अच्छा अब बात कर रहे हैं साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स इधर भी लिख दो, साइन इनवर्स इधर भी लिख दो और साइन इनवर्स इधर भी लिख दो। तो यहां से आंसर क्या आता था, -π/2, और यहां से क्या आता था, π/2। देखो देखते ही देखते आपका ये प्रूफ हो गया। जो बच्चे याद करते हैं वो इस तरीके से भी, अगर आपको डोमेन याद है तो रेंज ऑफ ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो ये तो आ गया साइन इनवर्स एक्स का, क्या चमका। लेकिन यार कह रहे हैं इसके अलावा, अब आपको आज मैं इसका मीनिंग समझाता हूं, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये कंसेप्ट क्या, देखो बड़े प्यार से। और एक ट्रिक बता देंगे कि आप 1 सेकंड में कर देंगे, बट मैं पहले रटाना नहीं चाह रहा हूं, कोई चीज समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप देखते ही कर देंगे, कितना भी टफ क्यों ना हो। देखो π/2, पक्की बात है ये एंगल π/2 का लगभग, ये लाइन किसकी है, π/2 की, और ये इधर किसकी होगी, -π/2 की। क्या चमका, अगर आप इधर पॉजिटिव गए तो +90, नेगेटिव गए तो -90, मतलब साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो इसी के बीच में नाचती रहेगी। यस और नो, इस तरफ नाचेगी, इसी तरफ रहेगी, मतलब इस तरफ आने का तो कोई भी सवाल है नहीं। क्या चमका, तो -π/2 से +π/2 तो ये हो गया। अब कह रहे और बताइए सर, और बताइए। अब देखो आप यहां पर खड़े हैं, क्लियर है। अब आप यहां से चलो, +π/2 वो तो पहले से ही आ चुका है। अब हम आएंगे इसके पास, किसके पास, जैसे यहां से चले, यहां से चले, इस लाइन पर आए तो कितना एंगल घूम गए, 270, और 270 को अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया, 3π/2। क्या चमका, आप यहां पे अब आ गए आप 3π/2 पे। अब आप जाएंगे इसके पास, मतलब 180 और ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 5π/2। जिनको समझ नहीं आ रहा मैं उनको फिर से बता रहा हूं, +π/2 -π/2 था हमारा, ये था। अब क्या है, +π/2 इतना पोर्शन हो गया, -π/2 इतना पोर्शन हो गया, मतलब साइन इनवर्स का जो रेंज है वो इसके बीच में ही रहने वाला है, इधर रहने का तो कोई सवाल है नहीं। अब हम यहां से चले, यहां पे आए, π/2 ये तो पहले से हो चुका है। अब यहां तो रुकेंगे नहीं कहीं भी, तो सीधे कहां पे रुकेंगे, यहां पे आ गए, तो ये एंगल कितना हो गया, 3π/2। क्लियर है सर। अब आप यहाँ पे आ गए हैं, अब आप यहाँ का काम तो हो गया, अब आप जाएंगे इसके पास जाएंगे, मतलब क्या, 270 तो यहाँ तक हो गया। अब 180 और घूमे, तो 270 में अगर आप 180 ऐड करते हैं, 0 8 7 15 कैरी लगा 1, कितना हो गया, 450। अब इसको चेंज करो किसमें, रेडियन में, तो 5π/2 आ गया, 2 आएगा 3 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ गए ना भैया, क्लियर। तो एक प्रिंसिपल ब्रांच ये हो गई और ये हो गई, मतलब दूसरी प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो गई, 3π/2 से 5π/2। क्या चमका। अब आप कहां पे आ गए भैया, यहां पे आ गए आप। अब आप फिर ऐसे ही चक्कर चलाते रहो, 1000 इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएंगी। क्या चमका। लेकिन ये मैंने लॉजिक से बता दिया, अदरवाइज कभी क्वेश्चन आए तो पता है कैसे करेंगे। देखो अब आप 1 सेकंड में कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो ये होती है, क्लियर है। कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो ये होती है। क्या चमका। टेन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो -π, यही तो होता है भैया। अब देखो 1 सेकंड में आप कैसे करेंगे। 11th क्लास में हमने पढ़ा है या 12th की साइन एक्स का जो रिपीटेशन होता है वो 2π बाद होता है, मतलब 360 के बाद हर किसी में 360 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। -π/2 में 2π ऐड कर दो और π/2 में 2π ऐड कर दो, तो देखो आंसर आ गया। तो ये कितना होगा 3π/2 और ये कितना होगा। अगर एक और आंसर पूछे फिर से 2π ऐड कर दो, फिर से पूछे फिर से 2π, ऐसे। इसमें मैंने किसका पूछा, कॉस का पूछा था ना, तो 2π 0 में ऐड करो कितना होगा और 2π इसमें ऐड करो कितना होगा 3π। तो कौन सा दिख रहा है, क्या जमगा। लेकिन चलो ये तो रटाने वाली बात होगी, 2π ऐड। ऐसे मैं आपको कॉस का भी बताता हूं, देखो कैसे। कॉस की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो 0 से π होती है। 0 हमारे पास क्या रहा, ये रहा। π हमारे पास कितना रहा, मतलब इतने के बीच में घूमेगा। अब बंदा वो यहां से चला, इतना तो हो गया, अब वो दोबारा इसके पास आएगा, दोबारा इसके पास, मतलब एक चक्कर पूरा तो 2π। अब वो इसके पास जाएगा, π और घूम गया, कितना हो गया 3π। ऐसे एंजॉय करते रहो। क्या चमका। अगर ये आ गया तो गलत हो जाता है, किसी का भी बोलो पूछ सकते। लेकिन हाँ डियर, एक बार 10 का जो रिसाइकिल होता है वो पाई के बाद होता है, ना कि 2π के बाद होता है, पता है ना आपको। साइन का और कॉस का जो रिपीटेशन होता है वो 2π के बाद होता है, 10 का किसके बाद होता है, पाई के बाद। तो 10 के केस में पाई ऐड करेंगे इसमें भी और
2 पाई ऐड कर दे, वो भी आंसर आएगा, 2 पाई से भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि पाई का 2 बार रिपीटेशन हो गया तो 2 पाई बन जाता है आगे जाके। तो बट याद रखेंगे। क्या चमका, मैं समझाने में सक्षम रहा नहीं रहा? पक्के समझ आई ना बात को? हाँ, ये आ जाता तो हिल जाते। चलो अमृत, तू टेंशन में क्यों है? ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा ये अब तो सिंपल है यार, कॉस इनवर्स 1/2 + 2 इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो वही है, इसको अलग अलग कर सॉल्व करो और बाद में ऐड कर देना। तो कॉस इनवर्स, तो इसको अगर मैं लिखूं 1/2 वैल्यू किसकी होती है कॉस में? π/3 की ना, क्योंकि कॉस 60 तो π/3, कॉस से कॉस हट गया तो π/6। हाँ 3 सॉरी π/3। अब ये बताइए π/3 बोले तो 60। अब कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो क्या है? 0 से 180, मतलब 0 to π, तो उसके बीच में तो ये आ रहा, तो इसका आंसर यही हो गया +2। अब साइन में देखो ये कितना है? 30 बोलते π/6। हाँ भैया, बीच में आ रहा है π/6 भी, जो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है ये, तो यही आंसर हो जाएगा। 2 3 जा 6, तो π/3 + π/3 कितना हो गया? 2π/3। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। मैं आपसे प्रतीक है ना, उसकी मम्मी बोल रही हूँ। ओके, हाँ जी बताइए। अरे उसको ट्यूशन लगाना था मैथ का। कौन सी क्लास? ठीक है सर। अब देखो, अब ये माइनस का 10 π/4 है, देखो 10 में क्या होता है, माइनस अंदर भी चला जाता है। अब 10 का जो अगर प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो -π/2 से +π/2, भैया बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -π/4। अच्छा ये तो ठीक है ना, ये समझ आया नहीं आया? ये π/3 वो 60 120, ठीक है। अब यार ऐसे ये कर लो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, ऐड कर दो, जल्दी से करेंगे। चलो 10 इनवर्स ये -√3 वैल्यू किसकी होती है? 60 की। 60 बोलते π/3, और ये माइनस किसके इसके अंदर जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का π/3। क्या चमका? फास्ट कर रहा हूँ क्या मैं? अगर जिनको लग रहा है फास्ट कर रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल कर रहा हूँ, मुझे भी फील हो रहा है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है यार। ये समझाएंगे तो फिर इंट्रो पार्ट फिर देखो, फिर आप दबा के। चलो अच्छा, सेक इनवर्स। अच्छा -2 वैल्यू किस में होती है? सेक में। तो 1/2 कॉस में कितनी? 60 की, तो ये भी 60 की हो जाएगी। तो सेक π/3। अब कोई होशियार बच्चे ऐसा नहीं करे कि ये माइनस अंदर लेके जाए, सेक में नहीं जाता है, ठीक है सर। माइनस कॉसेक में 2/√3 वैल्यू किसकी होती है? 60 की होती होगी, आपको टेबल याद होना चाहिए। तो कॉसेक 60 बोलते π/3। और कॉसेक की ब्रांच क्या होती है? हाँ बीच में आ रहा है भैया कॉसेक का, तो आंसर यही हो जाएगा -π/3। बीच में आ रहा ना ये, तो इसमें देखते हैं, इसका थोड़ा सा अलग निकाल लो, इसको साइड में, ठीक है सर। चलिए अच्छा, अब यार इसकी क्या जुगाड़ करेंगे, तो देखो जरा ध्यान से। इसको हम सेक किस केस में नेगेटिव होता है? पाई -π/3, तो कितना आ गया? 2π/3। 2π/3 बोले तो 2π/3 बोलते 120। अब सेक इनवर्स की ब्रांच क्या होती है? 0 से पाई, मतलब देखो भैया बीच में आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2π/3। अब इसे चेक कर लियो, -π तो 0 आ गया, बहुत खुशी की बात है। बस इस तरीके से कल, और क्या, अरे हाँ यार सही है। मुझे यार यही चीज़ें कभी समझ नहीं आई और ना मैं कभी कर पाई, मतलब मैथ्स रिटन प्रोसेस मेरा बड़ा गंदा है, आप लोग समझते हैं, लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए आपको। बस मेरा इस पे ज़्यादा फोकस रहता है, आपको आना चाहिए चीज़ें लिखने लिखने का, तो मैथ्स में कहाँ ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। अब तो ऑब्जेक्ट टेबल दबा करो तो ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखते हैं कल, और सेकंड पार्ट बना खत्म करते हैं इसको।